हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमी अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से जुड़े वीडियोस मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट पार्ट 1। इसमें हम कॉमर्स से जुड़े टॉपिक्स जैसे कि उसके मीनिंग्स, नेचर, स्कोप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग ऑफ कॉमर्स, उसके वैल्यूज़, लेसन प्लानिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड पेडागोजिकल एनालिसिस जैसे मेजर कंसेप्ट्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सो प्लीज़ पे अटेंशन। वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक अच्छे से देखें सो दैट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो जाए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ पसंद आने पर एंड में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग कॉमर्स, जहाँ पर हम कॉमर्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम सबसे पहले कॉमर्स सब्जेक्ट क्या है आखिर, उसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसी के बेसिस में आगे बाकी कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज फॉर अ टीचर ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है या पढ़ाने वाली है उसे उसकी थरो नॉलेज हो, मतलब पूरी जानकारी हो। तो चलिए फिर देखते हैं व्हाट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या है, ठीक है। कॉमर्स मतलब है, कॉमर्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी in which students learn different topics related to business, financial information, transactions, trading of economic values, merchandising and ट्रेडिंग। कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर स्टूडेंट्स फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है या इन्फॉर्मेशन है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ है, मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग जो इन्वॉल्व करता है, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड जो भी संबंधित चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉमर्स स्ट्रीम एक गेट के जैसा काम करता है जो वेरियस स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ लीड करता है, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंसी जिसको हम सीए बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटरी सीएस, बैंकिंग सेक्टर एक्सेट्रा, से बहुत सारे अलग अलग फील्ड में स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो अपना करियर बना सके। कॉमर्स से फील्ड ऑफ स्टडी ही नहीं बल्कि बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट भी है, बिकॉज कॉमर्स में हम क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करते हैं। कॉमर्स से बिजनेसमैन या स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं है बल्कि हर एक सिटीजन के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि उसके वेलबींग में वो बेनिफिशियल साबित होता है, मतलब फ़ायदेमंद साबित होता है इसके वजह से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ट्रेड जो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स से डील करता है, सर्विसेज से डील करता है। ट्रेड्स के भी दो अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी कहा जाता है, जिसमें बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक कंट्री के अंदर ही होती है, पर्टिकुलर जो भी नेशन है उसके अंदर ही होती है, कंट्री के बाहर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को जिसको फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग है वो दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में होती है, टू डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है, क्योंकि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं, कंट्री के बाहर जाते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ कॉमर्स है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब इसमें क्या होता है, इस पार्ट में ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावटें, डिफिकल्टीज को रिमूव किया जाता है। इन शॉर्ट सपोर्टिंग एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं इसमें, क्योंकि जिसकी मदद से जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली फंक्शन कर सके, प्रॉपरली चल सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सबसे पहला जिसको हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो गुड्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट की मदद से। दूसरा है वेयर हाउसिंग, जहाँ पर गुड्स को स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर सप्लाई के लिए। तीसरा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब गुड्स को यूज़ करोगे, बाइंग सेलिंग करोगे, इसके लिए आपको पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, बिजनेस ओपन करोगे इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो फंड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, बैंक से मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज से मिलेंगे। अपनी गुड्स को सेफ्टी के लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा, इसके लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हेल्प करता है। और है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब प्रचार करना, एडवर्टाइज करना, अपने सामान या फिर सर्विस को प्रचार करते हैं सो दैट जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो अट्रैक्ट होकर उस सामान को खरीदने आए, उस सर्विस को लेने के लिए आए, ठीक है। तो इस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के बाद आई होप आपको कॉमर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि हमको क्या क्या समझ आया है और क्या नहीं, और क्वेश्चंस के साथ में हम बाकी सारे कंसेप्ट्स को जो है वो गो थ्रू कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा, साइमल्टेनियसली आपका जो भी कंसेप्ट है वो भी कवर अप हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
कॉमर्स इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ। कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है? गुड्स और सर्विसेज का मार्केटिंग, यानी उसका बाइंग एंड सेलिंग। इसके वजह से उसको किस चीज़ का ब्रांच कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है ए बिजनेस, बी इंडस्ट्री, सी ट्रेड या फिर डी फॉरेन ट्रेड। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिजनेस। बिजनेस के अंदर ही अपना इंडस्ट्री भी आ जाता है, ट्रेड भी आ जाता है और फॉरेन ट्रेड भी आ जाता है। और ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में क्या डिफरेंस है? ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। और फॉरेन ट्रेड की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? जो आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कंट्री के बाहर आप कर रहे हो, कंट्री के अंदर नहीं, जिसको हमने एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से पढ़ा था, थोड़ा देर पहले ही कंसेप्ट में क्लियर आउट किया था। क्लियर? तो कॉमर्स में हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग यानी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इसके वजह से इसको ब्रांच ऑफ बिजनेस कहा जाता है। Next question. Scope of commerce is vast and never ending as the globe cannot exist without trade and commerce going on. So it includes, जो कॉमर्स का स्कोप है वो बहुत ही बड़ा है और नेवर एंडिंग है। क्यों नेवर एंडिंग है? मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो ग्लोब है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है बिना ट्रेड एंड कॉमर्स के, मतलब बिना गुड्स एंड सर्विसेज के बाइंग एंड सेलिंग से। क्योंकि हमको अपनी डेली नीड्स, अपने वांट्स जो सेटिस्फाई करने होते हैं, इसके लिए हमको ट्रेड एंड कॉमर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके वजह से ये क्या इंक्लूड करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बैंकिंग एक्टिविटीज़। बैंकिंग मतलब क्या? जो आपके बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको हम बैंकिंग कहते हैं। बी ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज है उनका खरीदना बेचना एक्टिविटी जो है वो होता है। सी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनीज, फर्म जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया, या फिर पार्टनरशिप फर्म होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जॉइंट हिंदू फैमिली कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसके अकॉर्डिंगली जो ए, बी एंड सी है, ये तीनों ही ऑप्शंस स्कोप ऑफ कॉमर्स को क्या है? इंक्लूड करता है। अब मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया कि जो स्कोप ऑफ कॉमर्स है वो वास्ट है और नेवर एंडिंग है और वो सब कुछ इंक्लूड करता है। तो हमने यहाँ पर ए, बी एंड सी में जो भी टॉपिक्स को कवर किया वो सब कुछ ही है जो ट्रेड एंड कॉमर्स में इंक्लूड होता है। इसके वजह से जो स्कोप ऑफ कॉमर्स है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज वो सब कुछ इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्स इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स को क्या कहा जा रहा है कि वो बिजनेस का पार्ट है। द नेचर ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट इट डील्स विद। बहुत टाइम क्या होता है, जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि जो बिजनेस और कॉमर्स है दोनों ही सेम टर्म है, दोनों ही सिनोनिमस है, ठीक है, एक जैसे है। पर जो नेचर ऑफ कॉमर्स है उसके मदद से हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में कॉमर्स किन चीज़ों से डील करता है। इसके लिए हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, जहाँ पर आपको जो नेचर ऑफ कॉमर्स है वो आइडेंटिफाई करना होगा। ए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? उन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है जो प्रॉफिट अर्न करने के इरादे से, मोटिव से किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडर है, वो गुड्स खरीदता है किसी और ट्रेडर से या किसी और पर्सन से, ठीक है, और वो गुड्स उसने जो परचेज किया है उसका मोटिव क्या है? वो उसने लो रेट में खरीद के वो हाई रेट में सेल करने वाला है, मतलब ऊंचे दाम में बेचने के इरादे में वो लेता है, सो दैट वो क्या कर सके? प्रॉफिट अर्न कर सके। साइमल्टेनियसली उसके सामने अभी उसने गुड्स खरीदा है, वो बेचेगा तो सही किसी को। अब जो खरीद रहा है वो कौन हो गया? बायर हो गया, और ये क्या हो गया? सेलर हो गया। जो बायर है वो गुड्स को क्यों खरीद रहा है, ये मोटिव भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो बायर है, जैसे आप जैसे हम जैसे लोग हैं, हम कुछ चीज़ सामान खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? हम डबल उसको बेचने के लिए खरीदते हैं या फिर हम खुद को कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं? ऑब्वियसली कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो थोड़ा एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट हो जा रही है। एक पर्सन गुड्स खरीद रहा है दूसरे को बेचने के लिए, और दूसरा पर्सन जो है वो गुड्स खरीद रहा है अपने को कंजम्पशन के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए, ठीक है। इसके लिए जो पहला केस है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा, बिकॉज उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और जो दूसरा वाला एक्टिविटी है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा, क्योंकि उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं था, क्योंकि उसको वो जो गुड्स उसने खरीदा है वो कंज्यूम करने वाला था, इसलिए। और कॉमर्स क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब हुआ गुड्स और सर्विसेज का लेन देन, जिसकी मदद से जो लेन देन कर रहा है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जो एक्सचेंज कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को,
वो क्या कर रहा है, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, मतलब बाइंग और सेलिंग कर रहा है, और उसका इरादा क्या है बाइंग और सेलिंग का, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो ये चीज़ कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट ए एंड बी जो है वो दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन डी, ओनली स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट जो बी है वो करेक्ट है। हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉमर्स है वो ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को इंक्लूड करता है। ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि जो कॉमर्स है वो बिजनेस का पार्ट है। बिजनेस मतलब क्या, जहाँ पर आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज जो है, ये सारे चीज़ों से एक्टिविटी जो है ये सब कुछ इंक्लूड करता है। और ये सब क्यों करते हैं, हम जो बिज़नेस है वो क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के इरादे से। इसके वजह से जो कॉमर्स का नेचर है वो ये दोनों टर्म्स को इंक्लूड करता है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसी वजह से दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the different types of values acquired through teaching of commerce? कौन से different types of values है जिनको acquire किया जा सकता है कॉमर्स पढ़ने के बाद? क्योंकि चाहे कॉमर्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका कुछ तो मूल्य होना चाहिए, मतलब वैल्यू होना चाहिए, वरना उसको पढ़ने का क्या मतलब हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए कॉमर्स का वैल्यू क्या है वो यहाँ आपको बताना है। तो हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। ए, प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू मतलब किसी भी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मतलब वो इंडिविजुअल के लाइफ में वो जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकली वैल्यूएबल साबित होना चाहिए, जिसकी मदद से वो क्या कर सके, अपने लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उनके साथ वो डील कर पाएगा। बी, सोशल वैल्यू मतलब सामाजिक मूल्य। समाज में रहने के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप करने के लिए एक व्यक्ति को अपने जिम्मेदारियों का एहसास होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये सब क्वालिटी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए जो एक इंडिविजुअल को हर तरह से वैल्यूएबल हो और उसके डेवलपमेंट में हर एक एस्पेक्ट में मददगार साबित हो। सी, कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू मतलब जो आपके कल्चर से रिलेटेड होता है, जो डेवलप होता है एक पर्सन के निस्वार्थ सोच और काम से। ठीक है। डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ए बी सी जो तीनों टाइप के वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं, ये तीनों ही हम डिराइव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं कॉमर्स पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कॉमर्स किस तरह से प्रैक्टिकली वैल्यूएबल है, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करते हैं, एक बार उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कॉमर्स किस तरह से आपको प्रैक्टिकली वैल्यूएबल साबित हो सकता है। कॉमर्स में हम क्या सीखते हैं, सब्जेक्ट्स जैसे कि बुक कीपिंग, जिसमें हम अकाउंटेंसी सीखते हैं, अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स किस तरह से बनाते हैं ये सीखते हैं। फिर पासबुक एंट्री कैसे होती है, कैश बुक एंट्री क्या होती है, इन सारे चीज़ों के बारे में सीखते हैं। जर्नल, लेजर एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हम सीखते हैं, जिसकी ज़रूरत हर किसी को होती है। ठीक है, जो भी हिसाब रखना चाहता है अपने पैसों का। इस तरह से कॉमर्स को लोग प्रैक्टिकली अपने लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। दूसरा है सोशल वैल्यू। कैसे लोग जो है वो अगर अपने सोसाइटी को, मतलब समाज में विकास चाहिए, उनको सोशल प्रोग्रेस चाहिए, तो उन्हें फोकस करना चाहिए ऐसे काम जो सोसाइटी के प्रोग्रेस में हेल्पफुल साबित हो, ना कि करप्ट काम करना चाहिए जिससे समाज की और ज़्यादा दुर्गति हो जाए। इसके लिए हर एक इंडिविजुअल को अपनी जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति समझनी चाहिए और करप्शन, भ्रष्टाचार, स्मगलिंग, टैक्स में चोरी जैसे काम नहीं करने चाहिए। और तीसरा, कल्चरल वैल्यू भी हम लोग डिराइव करते हैं, मतलब डेवलप करते हैं कॉमर्स से, क्योंकि कॉमर्स जो है वो एक देश का, मतलब कंट्री का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कॉमर्स क्या इन्वॉल्व करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए हर एक इंडिविजुअल को, मतलब बिजनेसमैन को ईमानदारी से बिजनेस करना चाहिए, सेल्समैन को ईमानदारी से सेल्स करना चाहिए, सो दैट वो लोगों को लूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग का प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा तभी क्या एक कंट्री जो है वो प्रोग्रेस कर पाएगी। इसी वजह से, तो इन्हीं सब वजह से कॉमर्स जो है वो प्रैक्टिकली, सोशली और कल्चरली वैल्यूएबल साबित होता है। इसीलिए इन तीनों वैल्यूज़ को अक्वायर किया जा सकता है कॉमर्स पढ़ने के बाद। क्लियर नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन, The main aim of education is the unification of knowledge existing in different branches of knowledge. Education यानी शिक्षा का सबसे मेन उद्देश्य, एम क्या है कि जो नॉलेज है, जानकारी है, उसको यूनिफिकेशन करना, मतलब यूनिवर्सलाइज करना। जो ऑलरेडी अलग ब्रांचेज है लर्निंग का, मतलब जो भी अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में सीखा है, उनमें से आपको क्या करना है, सारे चीज़ों को यूनिवर्सलाइज करना है, मतलब एक जगह पे लाना है, एक जैसा बनाना है, ताकि उसको क्या कर सको आप हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सको। ठीक है।
दिस इज़ एन एज ऑफ को रिलेशनशिप एंड नो सब्जेक्ट कैन बी टॉट इन आइसोलेशन। क्योंकि अभी जो ज़माना है वो को रिलेशनशिप का ज़माना है। यहाँ पर कोई भी एक सब्जेक्ट जो है सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सिखाना चाहिए और नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रिलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी वजह से दैट इज़ वाई कॉमर्स इज़ को रिलेटेड विथ वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज। कॉमर्स को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में को रिलेट किया जाता है। जैसे हमारे ऑप्शंस हैं, ए कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स, मतलब कॉमर्स को इकोनॉमिक्स के साथ में कोरिलेट किया जा सकता है या नहीं। बी कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स के साथ में आप इसको कोरिलेट कर पाओगे या नहीं। सी कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी के साथ में इसका कोई लेना देना है या नहीं। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसको आप मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो, हर किसी के साथ कोरिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसको हम दूसरे सारे सब्जेक्ट्स के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स के साथ आप कैसे कोरिलेट करोगे? जो इकोनॉमिक्स है वो क्या इंक्लूड करता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, जिसमें वो मॉनेटरी चीज़ों को इंक्लूड करता है। मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है, ठीक है। और कॉमर्स क्या है? कॉमर्स बिजनेस का एक पार्ट है जो इंक्लूड करता है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज से ही तो लोग अपनी ज़रूरतें जो है, वांट्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, और उसकी बाइंग सेलिंग होती है ट्रेड करने की वजह से। बाइंग सेलिंग क्या इंक्लूड करता है? पैसा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इसके वजह से जो कॉमर्स है वो इकोनॉमिक्स के साथ क्या होता है? कोरिलेट होता है। फिर है मैथमेटिक्स के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हो आप? अब मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं? एरिथमेटिकल टर्म्स यूज़ करते हैं, फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हम करने लगते हैं, जोड़ना घटाना, ये सब किया जा सकता है। अब कॉमर्स क्या चीज़ होता है? हिसाब किताब, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं। तो अब जो हिसाब किताब होता है उसमें आप कुछ जोड़ोगे, कुछ घटाओगे, कहीं पर कुछ लेन देन बाकी रहेगा, कहीं पर आपकी कोई जमा पूंजी रहेगी, किसी के साथ आपका कुछ हिसाब बाकी रहेगा, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। हम कॉमर्स में अकाउंट्स जब सब्जेक्ट करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस, जैसे अकाउंट्स डिफरेंट टाइप, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हर एक टाइप के अकाउंट्स जो भी हम बनाते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं? नंबर्स को यूज़ करते हैं, एरिथमेटिकल टर्म्स को यूज़ करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग जो है उसका जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, और फिर उसका एडिशन करते हैं जब एडिशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है वहाँ हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसके वजह से जो कॉमर्स है वो मैथमेटिक्स के साथ भी कोरिलेट होता है, ठीक है। एंड ज्योग्राफी, अब आपके दिमाग में आएगा कॉमर्स और मैथमेटिक्स तो हम लोग ने कर लिया, ज्योग्राफी से क्या लेना देना हो सकता है कॉमर्स का? ठीक है, ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? मतलब किसी आप प्लेस के बारे में बात कर रहे हो, किसी रीजन के बारे में बात कर रहे हो, तो कॉमर्स में तो हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं, तो वो प्लेस या रीजन से क्या लेना देना है? आप जो भी गुड्स या सर्विसेज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो या डील करते हो वो एक पर्टिकुलर प्लेस में है, राइट। अगर आप पूरा कंट्री भी कवर करते हो तो भी पूरा कंट्री एक प्लेस हो जाता है, रीजन हो जाता है। अगर आप आउट ऑफ द कंट्री भी कवर करते हो तो भी वो एक प्लेस यानी एक रीजन कहलाता है। तो ज्योग्राफी जो है वो प्लेस या रीजन से रिलेटेड है, ठीक है। आप जो भी गुड्स बनाते हो हर एक जगह का अलग अलग टेस्ट, अलग अलग प्रेफरेंस होता है, तो हर एक जगह का अलग अलग प्रेफरेंस और टेस्ट के अकॉर्डिंगली उनका डिमांड भी बदलते रहता है गुड्स का, ठीक है। तो वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है? ज्योग्राफिकल प्लेस, जोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन सारी चीज़ों के वजह से जो कॉमर्स है वो भी ज्योग्राफी के साथ रिलेट करता है, क्योंकि कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है? बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर मेन डील कॉमर्स का होता है गुड्स एंड सर्विसेज से। और गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डिपेंड करता है, उनका मेन फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वो है जोग्राफिकल कंडीशंस, जो कैसा प्लेस है, कौन सा जगह पे कहाँ ज़्यादा डिमांड है नहीं है, ये सब कुछ जोग्राफी से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके वजह से जो कॉमर्स है उसको आप जोग्राफी के साथ भी रिलेट कर सकते हो, इसीलिए जो हमारा आंसर है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई
describe, discuss and identify the ideas or concepts are all verbs representing which level of Bloom's taxonomy. स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे. किन चीज़ों को कर पाएंगे ये सब चीज़ें, आइडियाज़ को या फिर कंसेप्ट को. और ये सब क्या है, वर्ब्स है जो रिप्रेजेंट करता है कौन से लेवल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, ये आपको बताना है. ठीक है. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक्चुअली क्लासिफिकेशन है लर्निंग लेवल्स का, जो डेवलप किया गया था बेंजामिन ब्लूम के द्वारा. इसके वजह से इस टैक्सोनॉमी को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है. ईयर 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने इसको डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने 6 मेजर कैटेगरीज बताए थे, जो कि है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, जिसको बाद में 2001 ईयर में मॉडिफाई किया गया था लेटेस्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करने के लिए. जो रिवाइज टैक्सोनॉमी प्रोवाइड किया गया वो प्रोवाइड किया गया था लॉरिन एंडरसन एंड क्रॉथॉल के द्वारा. ठीक है. उन्होंने इसमें इंक्लूड किया था रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग. जो ओल्ड वर्जन है वो नाउन था और जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्ब है, इसलिए हर एक लेवल में आईएनजी इंक्लूड किया गया है. इसके अलावा एक और डिफरेंस है दोनों वर्जन में, वो है 5th और 6th लेवल में. ओल्ड वर्जन में 5th लेवल में सिंथेसिस है और रिवाइज वर्जन में 5th लेवल में इवैल्यूएटिंग है, जो कि ओल्ड वर्जन में 6th लेवल में इवैल्यूएट है और लेटेस्ट वर्जन यानी रिवाइज वर्जन में 6th लेवल में क्रिएटिंग है. ठीक है. तो ये तो आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ओवरव्यू मिल गया. अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो स्टूडेंट क्लासीफाई कर पा रहे हैं या डिस्क्राइब कर पा रहे हैं या डिस्कस कर पा रहे हैं, ये कौन से लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके लिए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं. ए अप्लाइंग, बी रिमेंबरिंग, सी अंडरस्टैंडिंग या फिर ऑप्शन डी इवैल्यूएटिंग. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल में जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर पाएंगे, टॉपिक्स या आइडियाज़ को क्लासीफाई कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे और डिस्कस कर पाएंगे. बिकॉज इस लेवल में वो क्या है, जो भी कंसेप्ट है या आइडियाज़ है उसको समझ पाते हैं. इसके बाद ही वो समझ बनाने के बाद वो क्लासीफाई कर पाते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं और डिस्कस करने के काबिल हो जाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The NCF 2005 states that while teaching commerce at school level or higher secondary level, a teacher must keep in mind the aims and objectives of teaching a particular subject. मतलब NCF 2005 मतलब National Curriculum 2005 जो है वो ये स्टेट कर रहा है कि जो कॉमर्स पढ़ाते वक्त एक टीचर को, चाहे वो स्कूल लेवल में हो या फिर हायर सेकेंडरी लेवल में हो, कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली पढ़ाते वक्त. ठीक है. फाइंड आउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विच अ टीचर मस्ट हैव ड्यूरिंग टीचिंग कॉमर्स. अब इस सवाल में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एक टीचर को अपने ध्यान में रखना चाहिए जब वो कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट को क्लास में पढ़ा रही है. ठीक है. तो हमारे ऑप्शंस है ए टू डेवलप इन द स्टूडेंट्स एंड इंटरेस्ट इन द थियोरी एंड प्रैक्टिस इन बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री. मतलब स्टूडेंट्स के अंदर हमको क्या डेवलप करना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है. किन के बारे में इंटरेस्ट डेवलप करना है, थियोरी और प्रैक्टिस दोनों चीज़ों से रिलेटेड इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना है. किस टॉपिक में, बिजनेस के रिलेशन में, ट्रेड के रिलेशन में और इंडस्ट्री के रिलेशन में. ठीक है. ऑप्शन बी टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. स्टूडेंट्स को इनेबल करना है कि वो लोग अपने मैनेजमेंट में क्या है जो प्रिंसिपल्स उनको प्रोवाइड किया गया है हेनरी फेयोल के जो 16-14 प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई करे. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो इंक्लूड होता है लाइक ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, ये सब भी वो इंक्लूड कर पाए, वो लोग अप्लाई कर पाए. C. To promote awareness to students about the modern techniques of maintaining accounting records with the help of computers. मतलब स्टूडेंट को अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाया जाए स्टूडेंट्स के बीच में कि मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करके वो लोग किस तरह से जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से. ठीक है. D. To enable the students analyze financial statements and interpret the results for decision making. स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर ईयर एंड में जो बैलेंस शीट निकलता है किसी भी कंपनी का, फर्म का, वो उसको एनालाइज कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए और उसी के बेसिस पे क्या है वो लोग अपना जो डिसीजंस है वो ले सके. ठीक है. तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है इसके रिलेशन में, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के रिलेशन में करेक्ट है. ऑप्शन 1 जो स्टेटमेंट सी एंड डी है वो करेक्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव में.
ऑप्शन 2 स्टेटमेंट बी और सी करेक्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव में। थर्ड स्टेटमेंट ए एंड डी करेक्ट है, मतलब ए वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन जो है वो दोनों ही करेक्ट है, बाकी कोई भी करेक्ट नहीं है। एंड फोर्थ मतलब स्टेटमेंट ए बी सी डी जो चारों ही स्टेटमेंट है वो सबके सब करेक्ट है। तो सब स्टेटमेंट्स को अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि हम लोग पॉजिटिव बात ही कर रहे हैं, जो एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, जो एक स्टूडेंट को हमेशा पता होना चाहिए। तो एक कॉमर्स टीचर को क्लासरूम में जब भी वो कॉमर्स पढ़ा रही है, इन चारों एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, अपने ध्यान में रखना है। इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 स्टेटमेंट ए बी सी डी जो है वो चारों ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बेस्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स के ऊपर। सो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉमर्स से रिलेटेड वो यहाँ पर कवर अप हो गया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। कौन सा स्टेटमेंट आपके सामने जो आ रहा है वो लेसन प्लान के रिगार्डिंग में सच नहीं है, सही नहीं है, ये आपको बताना है। अब सबसे पहले लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान क्या है, एक आउटलाइन है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। एक लेसन को प्रॉपर्ली अरेंज किया जाता है, सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स के सामने एक टीचर प्रेजेंट करने वाली है, जिसके थ्रू टीचर क्या क्या करती है, जो स्टूडेंट को टॉपिक सिखाने वाली उसके बारे में पता चलता है, किस तरह से वो उस टॉपिक को सिखाने वाली उसके बारे में पता चलता है, और टॉपिक को वो इवैल्यूएट किस तरह से करे, किस तरह से बच्चों को समझ में आया है, क्या समझ में आया नहीं है, वो सब किस तरह से मेजर करे, ये सब कुछ एक लेसन प्लान में इंक्लूड करता है। मतलब ये एक गाइड के जैसा काम करता है, एक आउटलाइन के जैसा काम करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो लेसन प्लान के रिलेशन में सही नहीं है, सच नहीं है। ऑप्शन ए assist the student in achieving the learning objectives on the short term and long term as well। मतलब स्टूडेंट्स की मदद करना सो दैट वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर पाए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, दोनों टर्म के लिए उनकी मदद करता है। ठीक है, B is a teacher's daily guide for what students need to learn, how it will be taught and how learning will be measured। मतलब ये लेसन प्लान जो है वो टीचर का डेली गाइड के जैसा काम करता है, जिसकी मदद से वो ये देखती है या फिर उनको पता चलता है कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ने की ज़रूरत है, उनको किस तरह से सिखाया जाए जो भी उनको सिखाना है टॉपिक या कंसेप्ट, और किस तरह से जो भी उनकी लर्निंग है उसको मेजर किया जाए। सी इट इज़ डेवलप बाय स्टूडेंट्स, ये जो लेसन प्लान है ये स्टूडेंट्स लोग डेवलप करते हैं, टीचर्स नहीं। डी इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एफिशिएंट एंड एक्सीलेंट टीचर। मतलब जो लेसन प्लान प्रिपेयर करके जो टीचर पढ़ाती है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक एफिशिएंट और एक्सीलेंट टीचर फ्यूचर में बन पाए। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि सच नहीं है लेसन प्लान के रिलेशन में, क्योंकि इट इज़ डेवलप बाय स्टूडेंट्स बोला गया है। पर हर एक स्टेटमेंट को जानने के बाद हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि जो लेसन प्लान है वो टीचर का गाइड है, टीचर के लिए वो एक रोड मैप जैसा काम करता है, जिसके थ्रू से वो क्या कर सकती है, क्लासरूम में जो अपना लेसन है वो प्रॉपरली ले सकती है, एफिशिएंटली ले सकती है। ठीक है, तो इसको डेवलप टीचर ही करती है, स्टूडेंट्स नहीं डेवलप करते। इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि सच नहीं है लेसन प्लान के रिलेशन में। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Dash referred to as the process of recording financial transaction that takes place in a business। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो उसका रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, हमारे ऑप्शंस है ए इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसका रिकॉर्ड करना कहते हैं। बी अकाउंटेंसी, ठीक है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करता है। सी ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, वो एक अकाउंट है जहाँ पर फैक्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है मॉनेटरी वो सब रिकॉर्ड होता है। एंड डी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, किसी भी फर्म का, कंपनी का जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर है वो सब इस अकाउंट में इंक्लूड होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अकाउंटेंसी, बिकॉज जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर है उसको अकाउंटेंसी में कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर चाहे ऑप्शन ए हो, सी हो या डी हो, ये तीनों ही अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है अकाउंटेंसी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
द लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक ब्रेकअप ऑफ द करिकुलम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पेडागॉग फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिवली ट्रांसैक्टिंग इट इज़ कॉल्ड। मतलब जो लॉजिकली और सिस्टमेटिकली ब्रेकअप करते हैं हम करिकुलम को, किन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेडागॉग मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्पज़ क्या है ये चीज़ करने का, ताकि हम इफेक्टिवली ट्रांसैक्ट कर पाए, मतलब उन तक पहुंचा सके, जो भी उनका करिकुलम है, सिलेबस है, उनको अच्छे से पढ़ा पाए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज वॉट। ठीक है, इसके लिए हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ए, कंटेंट नॉलेज कहा जाता है इस चीज़ को। बी, पेडागॉजिक नॉलेज कहा जाता है। सी, पेडागॉजिकल एनालिसिस कहा जाता है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेडागॉजिकल एनालिसिस। पेडागॉजिकल एनालिसिस में क्या होता है, हम करिकुलम जो है उसको सिस्टमेटिकली ब्रेकअप करते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा डिटेल्स में हम देख लेते हैं कि पेडागॉजिकल एनालिसिस एक्चुअली क्या है। पेडागॉजिकल एनालिसिस एक्चुअली दो वर्ड्स का मिक्सअप करने के बाद बनाया गया है। इसका पहला वर्ड है पेडागॉजी। पेडागॉजी क्या है, साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शनल थियरी है वो सब इंक्लूड करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ डिफरेंट हार्ड कंसेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए पेडागॉजी को क्या माना जाता है, साइंस ऑफ टीचिंग, और एनालिसिस को क्या माना जाता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स। जो भी हार्ड टर्म्स होते हैं, डिफिकल्ट टर्म्स होते हैं ना, उनका ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे सब यूनिट्स में उसमें डिवाइड किया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो पेडागॉजिकल एनालिसिस है वो क्या है, सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। क्लियर, पेडागॉजिकल एनालिसिस का कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब पेडागॉजिकल एनालिसिस के स्टेप्स देखते हैं। पेडागॉजिकल एनालिसिस जो होता है उसको 7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी आपको टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि चाहे आपको कैश बुक दिया गया है या फिर एडवर्टाइजमेंट हो या बैलेंस शीट हो, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो भी टॉपिक है उसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और उसको सब यूनिट्स में डिवाइड कर दोगे, अलग अलग छोटे छोटे सब यूनिट्स में। उसके बाद में सिर्फ डिवाइड ही नहीं करोगे, कितने पीरियड्स में आप इस सब यूनिट को जो है कवर करने वाले हो, ख़त्म करने वाले हो, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, नोट डाउन करके रखोगे अपने पास में। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करने पड़ेगा आपको, कि जो भी आपने यहाँ पर कंटेंट या सब यूनिट सिलेक्ट किया है उसके बारे में आपको ब्रीफली लिखना पड़ेगा। वाई यू हैव सिलेक्टेड दिस, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों सिलेक्ट किया गया है, इससे क्या स्टूडेंट सीखेंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में, उनका जो भी एसेंस है एक कंटेंट का, वो सब आपको ब्रीफली नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज, मतलब स्टूडेंट को जो भी आपने पहला चैप्टर पढ़ाया है या जो भी अपने पर्टिकुलर कंटेंट पढ़ाने वाले, उसके पहले आपने जो भी पढ़ाया है उस सारे नॉलेज को इस जो करंट आप पढ़ाने वाले उसके साथ आपको लिंक करना है। हाँ, आप जो भी उसको प्रीवियस नॉलेज है उसको इस सब यूनिट के साथ में क्या करोगे, लिख कर रखोगे, पहले से नोट डाउन करके रखोगे, सो दैट जब आप क्लासरूम में जाओ तो आप उसको फ्लुएंटली स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, फिर आता है स्टेप 4, राइट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, किस तरह के आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे, ओरल देने वाले हो, लेक्चर आप करने वाले हो, प्रैक्टिकली आप करवाने वाले हो स्टूडेंट को। ठीक है, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपको लिख के रखना पड़ेगा, उस सब यूनिट से रिलेटेड जो आप सिलेक्ट किए हो क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। क्लियर, अब 4th स्टेप के बाद हम आगे बढ़ेंगे 5th स्टेप में। 5th स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ है उस सब यूनिट के अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाकर वो जो भी सब्जेक्ट है, सब यूनिट है, वो पढ़ाओगे। कहीं कहीं पर हमको प्रोजेक्ट वे से पढ़ाना पड़ता है, कहीं पर हम उसको लेक्चर मेथड को अप्लाई करके पढ़ाते हैं, कहीं पर हम उसको प्रैक्टिकल वर्क अप्लाई करके पढ़ाते हैं, समटाइम्स हम सर्वे मेथड यूज़ करके पढ़ाते हैं। तो जो भी आप मेथड यूज़ करने वाले हो उस सब यूनिट को पढ़ाने के लिए, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टेप 5 में। फिर आएगा स्टेप 6, जहाँ पर आप फाइनली क्लास ले रहे हो, जो भी आपने मेथड सिलेक्ट किया उसमें। अब आप जब क्लास ले रहे हो, कोई भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हो, उसमें आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स आप जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हो उसको अच्छे से समझे, बेटर वे में समझे। इसके लिए आप क्या करोगे, इलस्ट्रेशंस यूज़ करोगे, अपने एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल्स यूज़ करोगे, सो दैट जो स्टूडेंट्स है उनके माइंड में जो भी कंटेंट या आपका आइडिया है, सब यूनिट आपने सिलेक्ट किया है, वो एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से फिट हो जाए और वो लोग हर एक चीज़ को समझ जाए। ठीक है, ये होने के बाद में स्टेप 7, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकेशन टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। हर
एक सब यूनिट का जो भी आपने सिलेक्ट किया है। इसमें एटलीस्ट 6 क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि बेस्ड होंगे क्राइटेरिया रेफरेंट टेस्ट के ऊपर, उसके आइटम्स के ऊपर और स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर जो भी उस सब यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन स्टेप्स को अगर आप माइंड में रख कर पेडागोजिकल एनालिसिस करोगे किसी भी टॉपिक का, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप क्लासरूम में इस सब्जेक्ट को या सब यूनिट को पढ़ाने वाले हो। इसीलिए पेडागोजिकल एनालिसिस करना, लेसन प्लानिंग करना हर एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेसन कंडक्ट करने से पहला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, economics involves an intense study of production, distribution and consumption of goods and services. Therefore, it is considered as economics का इन्वॉल्व करता है intense study, मतलब deep study किसके बारे में? प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और कंजप्शन के बारे में। अब ये जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन है, किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। इसके वजह से इसको क्या कंसिडर किया जाता है? हमारे ऑप्शंस है ए आर्ट ऑफ कॉमर्स, बी साइंस ऑफ कॉमर्स, सी फादर ऑफ कॉमर्स एंड डी मदर ऑफ कॉमर्स। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मदर ऑफ कॉमर्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स जो भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन से रिलेटेड टास्क है, एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, इंटेंसली स्टडी करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये सब कॉमर्स में इंक्लूड होता है। क्योंकि कॉमर्स क्या करता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन के स्टार्टिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होता है वो सबको इंक्लूड करते हैं। इसके वजह से इकोनॉमिक्स को मदर ऑफ कॉमर्स माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a manual bookkeeping system transactions are first recording in। मैनुअल बुक कीपिंग सिस्टम जो होता है, जो मैनुअली आप करते हो, कंप्यूटराइज नहीं, मैनुअली जो किया जाता है, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के, उसको पहले किस चीज़ में रिकॉर्ड किया जाता है? हमारे ऑप्शंस है ए कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, बी जर्नल में किया जाता है, सी लेजर में किया जाता है या फिर डी नन ऑफ देम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जर्नल, बिकॉज कैश बुक जो है ये तो बैंक के पास होता है। ये अब मैनुअल सिस्टम की बात करें, आप बैंक में थोड़ी जाओगे हर एक हिसाब किताब नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इसके लिए जर्नल है, क्योंकि सबसे पहले आपको आएगा तो आप पहले जर्नल एंट्री करोगे, उसके बाद आप क्या करते हो, लेजर्स में कन्वर्ट करते हो, मतलब हर एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जर्नल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी। किन को मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी का फाउंडर कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है ए फ्रेडरिक टेलर, बी लूथर गलिक, सी न्यूमैन एंड समर, डी हेनरी फेयोल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है हेनरी फेयोल, जिनको मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी का फाउंडर माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि एक बिजनेस मॉडल है जिसमें फर्म्स और इंडिविजुअल्स को मौका मिलता है कि वो गुड्स और सर्विसेज का जो बाइंग एंड सेलिंग है वो ऑनलाइन इंटरनेट पर कर सके। ई कॉमर्स ऑपरेट करता है 4 मेजर मार्केट सेगमेंट्स, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस जिसको B2B कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C जिसको कहा जाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब C2C एंड कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब C2B। ये सबको इंक्लूड करता है ई कॉमर्स कंडक्ट किया जा सकता है कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा जैसे डिजिटल गैजेट्स के थ्रू। नियरली हर एक इमेजिनेबल जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विस है वो ई कॉमर्स के थ्रू क्या है, अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल प्लेन की टिकट्स की बुकिंग हो या फिर स्टॉक इन्वेस्टिंग, ऑनलाइन बुकिंग एक्सेट्रा जैसे एक्टिविटीज़ जो है वो ई कॉमर्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो अपने ऑप्शंस को देखते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड ये क्या सजेस्ट करता है। ए डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जो भी आपका बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप कर रहे हो। बी डूइंग बिजनेस, सिर्फ बिजनेस कर रहे हो। सी सेल ऑफ गुड्स, जो मतलब आपके गुड्स है वो आप सिर्फ बेच रहे हो और बाइंग नहीं कर रहे हो, बाइंग नहीं इंक्लूड हो रहा है। सेल ऑफ गुड्स बोले सिर्फ बेचना इंक्लूड हो रहा है। एंड डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि नेम में ही बताया गया है, मतलब जो ई कॉमर्स नाम है वो क्या है, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ना, तो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते तभी तो वो इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एम कॉमर्स स्टैंड्स फॉर। एम कॉमर्स किस चीज़ के लिए कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ठीक है, हमारे ऑप्शंस है ए मोबाइल कॉमर्स को एम कॉमर्स कहा जाता है, बी मेट्रोपॉलिटन कॉमर्स को एम कॉमर्स कहा जाता है, सी मॉडर्न कॉमर्स को एम कॉमर्स माना जाता है, या फिर डी म्यूचुअल कॉमर्स को एम कॉमर्स माना जाता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोबाइल कॉमर्स। बिकॉज क्या होता है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बाइंग और सेलिंग वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के थ्रू होती है। ये ई कॉमर्स का फॉर्म है, टाइप है, बट थोड़ा अलग है। ई कॉमर्स इंक्लूड करता है डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स को जो कि वायरलेस नहीं होती है, पर जो एम कॉमर्स है वो इंक्लूड करता है ऐसे डिवाइसेस जो वायरलेस हो, जिसको कहीं भी इजीली कैरी किया जाए, कोई भी इसको इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स मोबाइल में जो शॉपिंग ऐप्स है जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बैंकिंग ऐप्स जो है, डिजिटल वॉलेट्स, गूगल पे, एप्पल पे, फ़ोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा जैसे जो वर्चुअल ऐप्स है, वो सब कुछ एम कॉमर्स के एग्जाम्पल्स है, एम कॉमर्स में इंक्लूड होता है। क्लियर? अब आपको ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के बारे में जो डिफरेंसेस है वो आपको पता चल गया, एंड दोनों का जो कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर आउट हो गया। तो यहीं पर आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको जो भी कंसेप्ट हमने यहाँ पर कवर अप किया है वो सब आपको क्लियरली समझ गया है। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट है तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगता है और हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक जुड़े नहीं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर टैप करना, सो दैट आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। बिकॉज हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम कवर करने वाले हैं, इसीलिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल टिल द टाइम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।